हेलो, वेलकम टू द इटावा अकेडमी। इटावा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो चैप्टर है वो है यूनिट 1 जो है जियोग्राफी का, क्लास 10th NCERT बेस्ड। और इस चैप्टर में हम जानेंगे, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है संसाधन एवं विकास। आइए तो हम जानते हैं संसाधन एवं विकास में क्या क्या है और क्या क्या हमको पढ़ना है। इससे रिलेटेड इसी वीडियो में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इस एक वीडियो में आपको सारा का सारा सलूशन मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं आखिर संसाधन एवं विकास के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा हुआ है संसाधन एवं विकास। ये देखिए, सबसे पहले हम यही जानते हैं आखिर संसाधन क्या है और विकास क्या है, मतलब कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, हम इसको क्यों पढ़ें। तो दोस्तों, भूगोल के अंतर्गत जो चैप्टर है, इसका साफ साफ मतलब है कि हमारे भूगोल में, हमारे पर्यावरण में, हमारी इस धरती पे इंसान जो है, इंसान के अलावा और जो भी जीव जंतु रहते हैं और आसपास जो भी हमारा पर्यावरण है, इन सब को मिलाकर इंसान इन सब से कितना ज़्यादा इनका इस्तेमाल करता है और उनका इस्तेमाल करके इंसान अपना विकास करता है, जिससे कि देश का विकास होता है, शहरों का विकास होता है और आखिरकार इंसान का विकास होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि संसाधन क्या है। तो संसाधन का साफ साफ मतलब है रिसोर्सेज। अब वो ऐसी व्यवस्था जो कि हमें या तो प्रकृति से मिलती है या हमारे मानव द्वारा बनाई जाती है, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं संसाधन। बहुत सी संसाधन हैं जो कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन हमारा सूरज है। सूरज से हमें क्या है? ऊष्मा मिलती है, रोशनी मिलती है। जल है प्राकृतिक संसाधन, जल हमारे पीने के काम आता है। पेड़ पौधे हैं, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है और साथ ही साथ उनसे बहुत सी चीज़ें हम दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉपी किताबें हो गई, लकड़ियाँ जलाने के लिए। ये सारी की सारी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अब यहाँ पे बात करते हैं मानविक संसाधन की। तो मानव संसाधन में भी आते हैं इसमें कि इंसान प्रौद्योगिकी के माध्यम से, यानी कि कारखानों के माध्यम से, इन सारी चीज़ों से जो भी संसाधन बनाता है अपने लिए, उनको कहते हैं संसाधन। यानी कि कोई एक ही व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसका उपयोग करके इंसान खुद को विकसित करता है, उसे कहते हैं संसाधन। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट है वो है प्राकृतिक व मानवीय संसाधन। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, प्राकृतिक संसाधन में आते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और सूरज है, जल है, वायु है, अग्नि है। इन सभी का इस्तेमाल हम करते हैं जल पीने के लिए। पेड़ पौधों को इस्तेमाल जो है लकड़ियों के रूप में किया जाता है, उससे हमें जो है ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कि इंसान जीवित रहता है। और उसके बाद आते हैं अग्नि। अग्नि का काम जलाने के लिए किया जाता है। वायु का इस्तेमाल भी इंसान सांस लेने से लेकर अन्य फैक्ट्री में बनने वाली चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है हमारे प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। और दूसरा है मानवीय संसाधन, यानी जो इंसान खुद बनाता है, कारखानों से बनाता है या किसी न किसी रिसोर्स का उपयोग करके इंसान खुद से बनाता है, उसको कहते हैं मानवीय संसाधन। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, अमानवीय, इसको कहते हैं मानवीय संसाधन। तो नेक्स्ट है वो है जैविक और अजैविक संसाधन। जैविक और अजैविक संसाधन यानी कि जो संसाधन, ऐसे संसाधन जिसमें क्या है? जीवन होता है, जो सांस ले सकते हैं, जो जीवित हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं। इनका उपयोग मनुष्य अपने खुद के लिए करता है, यानी कि इंसान अगर भूखा है तो वो जीवों को भी मार देगा, उनके बारे में नहीं सोचेगा। इंसान क्या है? इंसान को चाहिए कि वो अपने जीवित रहने के लिए दूसरों को भी मार सकता है। तो इंसान क्या है? जैविक संसाधन इंसान के लिए है वो है जीव जंतु, पेड़ पौधे। ये है इंसान के लिए जैविक संसाधन। और अजैविक संसाधनों की अगर मैं बात करूँ तो अजैविक संसाधन ऐसे संसाधन आते हैं जो कि निर्जीव होते हैं, और निर्जीव संसाधनों का भी इंसान बहुत ही अच्छे से उपयोग करना जानता है। और निर्जीव संसाधन भोजन ग्रहण नहीं करते, लेकिन इंसान उनको ग्रहण जरूर करता है। तो ये हमारे अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन में आते हैं जैसे कि पहाड़ है, झरने हैं, नदियां हैं। ये सारे के सारे अजैविक संसाधन, जिनका इंसान अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है, लेकिन उनको बचा के रखना नहीं चाहता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही बाद में दिक्कत देती हैं। नेक्स्ट है नवीकरणीय संसाधन व अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिनका उपयोग तो हो चुका है, इंसान समझता है वो खत्म हो गए, लेकिन नहीं, उनको रासायनिक विधि द्वारा या भौतिक विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा उनका दोबारा उपयोग किया जा सके, तो उनको कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। यानी कि किसी पुरानी वस्तु से किसी नई वस्तु को बना देना और फिर उसका इस्तेमाल कर लेना, ऐसे संसाधनों कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका एक बार इस्तेमाल हो गया तो उनको दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उनको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो नवीकरणीय संसाधन में बहुत सी चीज़ें आती हैं जिनका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं, फिर क्या है, उनको हम दोबारा उपयोग करते हैं, जिसको रिसाइकलिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि आप देखिएगा लोहे वगैरह, लोहा क्या है? कबाड़ है। उसको क्या है? इंसान एक बार उसका इस्तेमाल करे फिर उसको बेच देता है, कबाड़ी को दे देता है। फिर कबाड़ी में क्या करते हैं? कबाड़ी से हो जाता है फैक्ट्री में, कारखानों में, फिर उससे नई लोहे की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसी तरह से होते हैं अनवीकरण संसाधन।
ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक बार खराब होगी तो इनका दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो इन वस्तुओं को कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो नेक्स्ट है निजी व सामुदायिक संसाधन। आखिर निजी संसाधन किसे कहते हैं और सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? निजी संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका इस्तेमाल इंसान स्वयं के लिए करता है या कोई भी राज्य अपने लिए करता है, कोई भी देश अपने लिए करता है, उसको कहते हैं निजी संसाधन। और एक होता है सामुदायिक संसाधन जिसका उपयोग देश हित में किया जाता है, जनता के लिए किया जाता है, किसी विशेष वर्ग के लिए किया जाता है, किसी ग्रुप के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं सामुदायिक संसाधन। तो इस तरह से ये होते हैं निजी और सामुदायिक संसाधन। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग एक देश सिर्फ अपने देश के लिए ही कर सकता है, न कि विदेशों में किया जा सकता है, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रीय संसाधन मतलब एक देश में ही उसका उपयोग होना, उसको कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। नेक्स्ट है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन का मतलब ऐसे संसाधनों से है जिनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, मतलब वो संसाधन इस धरती पर तो हैं लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता, अगर जानता तो उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं इस दुनिया में जिनका इंसान को पता है कि हाँ ये वस्तु यहाँ पे है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकते, किसी न किसी कारण से उसका उपयोग नहीं हो सकता। ऐसे संसाधन कहते हैं संभावित संसाधन। वो संभावित हैं कि हाँ हैं, लेकिन फिर भी हम उनका उपयोग नहीं किया कर सकते। नेक्स्ट है संसाधन नियोजन। आपके संसाधन नियोजन किसको कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। संसाधन नियोजन से तात्पर्य ऐसी तकनीक से है जिसका उपयोग करके कोई ना कोई अच्छे से दूसरे संसाधनों का सृजन किया जा सके। यानी कि किसी संसाधन को पहले हम उपयोग करेंगे, फिर उसको देखेंगे आखिर उस संसाधन में क्या कमियां हैं और उसको किस तरह से और अच्छे से नियोजित किया जा सकता है। इस तरह के संसाधनों को क्या है अच्छे से हम सुनियोजित ढंग से संयोजित करते हैं, उसका समय से उपयोग करते हैं, तो ऐसे सर कहते हैं नियोजित संसाधन या संसाधन नियोजन। इस क्रिया को संसाधन नियोजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है पड़ती भूमि व बंजर भूमि। पड़ती भूमि और बंजर भूमि के बारे में अगर हम बात करें तो पड़ती भूमि ऐसी भूमि होती है जो कि हम उपयोग तो कर लेते हैं, ऐसे खेत जिनका हम उपयोग कर लेते हैं लेकिन कुछ समय के लिए उपयोग कर लेते हैं और फिर बाद में उसको हम खुला छोड़ देते हैं। ऐसे संसाधनों को कहते हैं या ऐसी भूमि को हम कहते हैं पड़ती भूमि। ये भूमि क्या है? ये भी संसाधन है। इंसान जिस चीज़ का उपयोग करे उसको कहते हैं संसाधन, यानी कि एक सोर्स, एक जरिया जिसके द्वारा इंसान खुद की प्रगति करता है, विकास करता है। और बंजर भूमि किसे कहते हैं? बंजर भूमि तो सबने सुना होगा। तो बंजर भूमि का मतलब होता है एकदम ऐसी रेतीली जमीन या पत्थर से भरा हुआ इलाका या पत्थर से भरा हुआ क्षेत्र जहाँ पे खेती करना बहुत ही नामुमकिन होता है, वहाँ किसी भी तरह से खेती नहीं की जा सकती, एक भी दाना नहीं उगाया जा सकता। ऐसे संसाधनों को कहते हैं बंजर भूमि। बंजर भूमि भी एक तरह का संसाधन है जिसका उपयोग कहीं ना कहीं तो इंसान कर ही लेता है, खेती के लिए ना सही तो अन्य कामों के लिए, भवन निर्माण वगैरह में भी इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा मतलब लैटेराइट मिट्टी, यह एक ऐसी मिट्टी होती है जो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिस इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है तो वो मिट्टी जो है धीरे धीरे कटने लगती है। आपने देखा होगा लगातार बारिश होती है वहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा कटने लगती है। तो इस तरह से जब कटने के बाद तेज़ी से जब मिट्टी कट जाती है तो उसके बाद जो मिट्टी बचती है या उसके द्वारा जो भी नई मिट्टी मिलती है उस मिट्टी को कहते हैं लैटेराइट मिट्टी। यानी कि कटी हुई, छटी हुई, पानी से जो भी मिट्टी मिले कट छट के, उसको कहते हैं लैटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है मृदा अपरदन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग हर साल ही पूछा जाता है, तो आप इस पर जरूर फोकस कीजिएगा। ये है मृदा अपरदन। आखिर मृदा अपरदन का अर्थ क्या है? मृदा अपरदन का अर्थ है प्राकृतिक अथवा मानवीय कृत्य या किसी भी कारणवश, यानी प्राकृतिक कोई कारण हो या इंसान के द्वारा किया हुआ कोई ऐसा कार्य या ऐसा कोई काम जिससे कि मिट्टी क्या है अपनी जगह से खिसक जाए। आपने देखा होगा कभी कभी भूस्खलन होता है तो क्या होता है, भूस्खलन की स्थिति में पहाड़ों से जो मिट्टी है वो खिसक जाती है, कभी कभी चट्टानें जो है खिसक जाती हैं, कभी कभी भूकंप आ जाता है तो क्या होता है, जमीन फट जाती है। तो ये क्या, ये है प्राकृतिक कारण। कभी कभी होता है मानविक कारण, इंसान कुछ ऐसे काम करता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि इंसान न्यूक्लियर टेस्ट करता है या कभी कभी मिसाइल आके कहीं पर गिरती है तो वहाँ की ज़मीन क्या है इधर उधर थोड़ी बहुत खिसक जाती है, या अपनी जो प्राकृतिक रूप में यानी पहले जिस स्थिति में थी उस स्थिति में वो ज़मीन नहीं रहती। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, यानी कि अपनी प्रारंभिक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो जाना किसी मिट्टी का या फिर जिस जमीन का, वो क्या कहता है मृदा अपरदन। ठीक है। नेक्स्ट है उत्खात भूमि। तो उत्खात भूमि क्या है, यह भी मृदा अपरदन की ही तरह होता है। इसमें क्या है, इसमें मिट्टी किस तरह से कटती है चलो मैं बताता हूँ। जैसे कभी भी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो मिट्टी कटने लगती है,
जब बहुत ज़्यादा तेज हवा चल जाए तो धीरे धीरे क्या है, मिट्टी खिसकने लगती है, उड़ जाती है, रेत की तरह से उड़ जाती है मिट्टी। तो क्या है, इस तरह से तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, ठीक है, या बहुत ज़्यादा जैसे अपने बाढ़ वगैरह आ जाती है, बाढ़ में भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मिट्टी जगह जगह की मिट्टी दूर दूर से चली जाती है। और क्या होता है, तीव्र हवा के कारण, अब बहुत ज़्यादा कभी आंधी तूफान आता है तो आपने देखो रेत के कण, बालू के कण, मिट्टी के कण, ये सारे क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये क्या है, इस तरह से क्या मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह खिसकती रहती है ना। ये भी एक तरह की मृदा अपरदन ही है, लेकिन उत्खात भूमि का मतलब है उस भूमि को, ऐसी मिट्टी से बनी हुई भूमि को, उस भूमि को कहते हैं उत्खात भूमि, यानी जिसका कोई भरोसा नहीं है। मिट्टी आई और हवा चली, मिट्टी बह गई, या बारिश हुई, मिट्टी बह गई, या कहीं से बह के मिट्टी वहाँ पे फिर दोबारा आ गई, इस तरह की भूमि को कहते हैं उत्खात भूमि। चलिए अब हम आते हैं अपने बहुविकल्पी क्वेश्चन पे। तो हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि हमारे चैप्टर संसाधन एवं विकास अंतर्गत ही आता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आकर देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क यानी कि लोहे से जो अयस्क मिलते हैं, जो लोहे में अशुद्धियाँ होती हैं, ये किस तरह के संसाधन है? नवीकरणीय है, प्रवाह है, जैव है, अनवीकरणीय है। अब लोहे का मतलब ये समझ, जैसे कि लोहे से जंग जो बनता है। अब जंग क्या है, जंग एक तरह से खत्म हो जाती है, जंग का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर हम जंग का दोबारा इस्तेमाल करेंगे, लोहे से लगी हुई वस्तु के जंग का अगर हम दोबारा कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा, जहाँ भी हम उसका इस्तेमाल करेंगे वो उस वस्तु को खराब कर देगा, क्योंकि जंग क्या है, ये खराब चीज़ है। अब खराब चीज़ का हम दोबारा उपयोग तो नहीं करेंगे ना, तो इसलिए तो लौह अयस्क है, ये क्या है, इसको एक बार उपयोग कर दे दोबारा उपयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए ये क्या है, अनवीकरणीय। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सॉरी, ऑप्शन डी, अनवीकरणीय योग्य। पहला तो नवीकरणीय है, इसका आंसर है अनवीकरणीय। दूसरा है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा, आपने सुना होगा ज्वार क्या होता है, ज्वार भाटा वगैरह होता है, ये सारी की सारी जो है ज्वारीय ऊर्जा होती हैं, ये किस तरह का संसाधन है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये अजैव है, क्योंकि इनमें क्या है, जीवन नहीं होता, ठीक है, और जिसमें जीवन नहीं होता वो सारी की सारी चीज़ें अजैव में ही आती हैं। तो इस तरह से इसका आंसर है ऑप्शन बी, अजैव। नेक्स्ट है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? यानी कि पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण, यानी कि निम्नीकरण का मतलब होता है निचले स्तर। जो पंजाब में जो भूमि है, जो भी जगह है भूमि की, वो क्या है, निचले स्तर पे है, यानी कि थोड़ी नीचे है। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र से देखें तो वहाँ से आपको वो जो जगह देखने में मिलेगा, तो आप देखेंगे कि वहाँ की जो भूमि है वो थोड़ी निचली है, ठीक है। तो इस तरह की भूमि को आखिर इसका जो मेन कारण क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या है, गहन खेती, बहुत ज़्यादा खेती है, या अधिक सिंचाई, बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दी जाती है, इस वजह से हो जाता है, या वनोन्मूलन, वनों का उन्मूलन, यानी कि वनों को काट दिया जाए, ठीक है, या ऑप्शन डी, अति पशु चारण, या बहुत ज़्यादा पशु चलाने की वजह से। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मुख्य कारण होगा वो है सिंचाई, क्योंकि सिंचाई करने से क्या है, मिट्टी जो है धीरे 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 कटती जाती है, कभी कभी बह जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कोई पौधा भी लगाते हैं, किसी गमले में आप पौधा लगाइए, ठीक है, पौधा लगाइए गमले में, और उसमें आप उस गमले को पूरी मिट्टी से भर दीजिए, ठीक है। भरने के बाद फिर आप उसमें धीरे धीरे रोज़ पानी डालिए, रोज़ पानी डालिए, रोज़ पानी डालिए। तो एक दिन आप देखेंगे कि उसमें धीरे 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 क्या है, जो मिट्टी आपने जितनी ऊपरी सतह पर भरा था वो मिट्टी धीरे 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 करके नीचे खिसकती चली जाएगी। तो ये क्या है, मिट्टी क्या है, बहुत ज़्यादा जब आप पानी डालेंगे ना तो वहाँ पे गड्ढा होने लगता है, आपने देखा होगा गमलों में। इसी तरह से यहाँ पे जो है पंजाब की भूमि है, बहुत ज़्यादा सिंचाई करें, बहुत ज़्यादा पानी करते हैं ना, जब लोग पानी डालते हैं सिंचाई करते समय, तो क्या है, वहाँ की जो मिट्टी है वो धीरे धीरे करके गलने लगती है, कटने लगती है, और वहाँ की जो भूमि है वो निचली स्तर पर पहुँच जाती है, निचली सतह पर पहुँच जाती है। तो इसका ऑप्शन है आंसर के लिए वो है अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? अगर आप कभी पहाड़ी क्षेत्र पे गए होंगे, असम वगैरह, आप जाइए एक बार घूम आइए, बहुत ही अच्छा इलाका है, घूमने का बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आप देखेंगे जो चाय की खेती होती है, स्पेशल वहाँ पे असम में चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो चाय की खेती आप देखेंगे तो वहाँ पे एकदम लेयर, जिस वजह से पहाड़ों पे ऊपर से नीचे की तरफ सीढ़ी काट काट के इस तरह से वहाँ पे खेती की जाती है, ठीक है। इस खेती को क्या कहते हैं हम, सोपानी खेती कहते हैं। तो ये सोपानी खेती होती है, इस खेती को कहाँ पे किया जाता है, किस प्रांत में किया जाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंजाब में इस तरह की खेती नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको, वहाँ पे निचली सतह की खेती होती है, पंजाब में खेती नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मैदान, उत्तर प्रदेश में जो मैदान में ज़्यादातर फ्लैट मैदान है, यानी कि
सीधे समतल भूमि पे है। यहाँ पे समतल भूमि पे ज़्यादा खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में। हरियाणा भी पंजाब से लगा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी निचली सतह की भूमि थोड़ी बहुत पाई जाती है, तो वहाँ पे भी उत्तर नहीं होगा। अब ऑप्शन लास्ट बचता है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरांचल। यानी कि उत्तरांचल के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में कभी भी फ्लैट सतह यानी कि सीधी सतह पे खेती नहीं हो सकती। तो क्या है, वहाँ पे पहाड़ों को काट काट के चट्टानों के रूप में जो सीढ़ीदार बनाया जाता है, तब उन पर लेयर बाई लेयर जो है खेती की जाती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन है उत्तरांचल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन 5, जो कि बहुविकल्पी का क्वेश्चन 5वां है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। यानी कौन कौन से ऐसे राज्य हैं ऑप्शन में दिए हुए जिसमें कि काली मिट्टी पाई जाती है। तो जैसा कि पहला ऑप्शन दिया वो जम्मू कश्मीर। तो आपको पता है जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे रेतीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है और बलुई मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे काली मिट्टी नहीं पाई जाती। फिर ऑप्शन है बी, राजस्थान। राजस्थान तो पूरा मरुस्थलीय इलाका है, रेतीला इलाका है। इसके नाम से ही आप जान जाएंगे कि हाँ, रेगिस्तान में काली मिट्टी नहीं मिलेगी, वहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात का जो इलाका है, गुजरात के इलाके में अधिकतर जो है वर्षा वन भी हैं, ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, पहाड़ हैं। लेकिन जो पहाड़ हैं वहाँ के पहाड़ों में क्या है, वहाँ के पहाड़ों में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी, गुजरात। झारखंड में भी काली मिट्टी नहीं पाई जाती। झारखंड में क्या है, वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है झारखंड में। लेकिन खेती के लिए अगर सबसे बेस्ट मिट्टी देखा है तो वो है, सबसे बेस्ट मिट्टी होती है काली मिट्टी, जो कि गुजरात में अधिकतर पाई जाती है। थोड़ी बहुत तो झारखंड में पाई जाती है, लेकिन इतनी नहीं, अधिकता के हिसाब से पूछा गया है। तो अब आते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न पे, जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमें 30 शब्दों में लिखना होता है। आइए इसमें जानते हैं फिर मेन क्वेश्चंस के बारे में, जो कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और लड़कों को हिला के जाते हैं और लड़के उनका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप एक एक करके यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसीलिए मैं ये इतनी डिटेल से ये वीडियो बनाता हूँ, जो सब कहीं भटकना ना पड़े, आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए। ठीक है, तो एक बार मन लगा के पढ़ लीजिए। ठीक है, इतनी अच्छे से कोई नहीं पढ़ाएगा, तो इतनी डिटेल में आपको पढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है, मैं पढ़ाऊँगा आपको, एक बात समझ में आएगी। ठीक है, इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो बस आप मेहनत कीजिए मेरे साथ, बस बाकी नंबर तो आपके धड़ल्ले से आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे। आप भी कहेंगे हाँ मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं 30 शब्दों वाले प्रश्नों के उत्तर। चलिए, पहला प्रश्न क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है 3 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, एक कभी आपने देखा गुजरात, आपको आंख मूंद के लिख देना है नंबर 1 पे गुजरात। ठीक, दूसरा है, और इसमें एक चीज़ और पूछा है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, यानी कि मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है। यहाँ पे इन्होंने 2 चीज़ें पूछी हैं, कोई बात नहीं, पूछते रहो, हम आंसर देते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है पहला हो गया आपका गुजरात। जैसा कि मैंने आपको बताया, गुजरात में क्या है, गुजरात में सबसे ज़्यादा खेती जो है वो कपास की जाती है। यार आप ये समझिए, काली मिट्टी अगर कहीं पाई जाएगी, काली मिट्टी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होगी कपास की। एक कॉमन पॉइंट आप सीख लीजिए, अगर काली मिट्टी है कहीं पे तो सबसे ज़्यादा कपास की खेती वहाँ होगी, कॉमन पॉइंट। फिर चाहे वो महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती हो, या गुजरात में हो, या मध्य प्रदेश में, एमपी में भी वर्षा वन पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं, गुजरात में भी पाए जाते हैं, और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं। एक बार आप जाइए, घूम के आइए, अपनी आंखों से देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आए कहाँ कौन सी मिट्टी है, कहाँ कैसा क्षेत्र है। जब आप किसी चीज़ को विजिट करेंगे, वहाँ जाके देखेंगे प्रैक्टिकल के रूप में, तो आपको समझ, हाँ यहाँ ऐसा क्षेत्र है, यहाँ इस तरह का क्षेत्र, यहाँ इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तब आपको समझ में आए। भूगोल का मतलब क्या है, दुनिया में चारों तरफ जो क्षेत्र है वही भूगोल है, उसमें घूम के आइए आप। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है लघु उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से फसल उगाई जाती है, यानी किस तरह की फसल उगाई जाती है। अब इन्होंने पूछा पूर्वी तट, जो भी पूर्वी इलाके के जो तट हैं, तट का मतलब है नदी के पास के जो क्षेत्र होते हैं, जो भी सतह होती है नदी के पास के, ठीक है, जो भूमि होती है, उनको कहते हैं तट। ठीक है, तो पूर्वी तट यानी पूर्वी इलाके के जो भी तट हैं नदी के पास के, उनमें क्या है, नदी डेल्टाओं पर, उनमें क्या है, डेल्टा बनते हैं। डेल्टा मतलब इस तरह से पहाड़ी इलाके में, यानी कि जैसे कि 2-2, 3-3 नदियां हैं, अब नदियां आके आपस में मिलती हैं ना, जब सारी नदियां आपस में मिलती हैं, तो वहाँ क्या है, जब इस नदी से आ रहा है मलबा, इस नदी से मलबा आ रहा है, इस नदी से मलबा आ रहा है, क्या तीनों नदियां जब आके एक जगह पे मिलती हैं, उनका मलबा जो एक जगह मिलता है, तो क्या इकट्ठा होता रहता है, ऐसे इकट्ठा होता रहता है। वहाँ पे क्या ऐसे पहाड़ 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 इस तरह से पहाड़ बन जाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, कभी जाइए आप घूमने तो आपको पता चलेगा। डेल्टा क्षेत्र जो होते हैं, तो पहाड़ों की रचना कैसी होती है, इसी तरह पहाड़ों की रचना होती है, यानी नदियों द्वारा लाया गया मलबा है, रेत है, मिट्टी है, बह बह के आते हैं ना जब, और जहाँ पे ये नदियाँ मिलती हैं, जहाँ पे ये नदियाँ मिलती हैं वहीं पे सारा का सारा इकट्ठा होता रहता है ढेर, ये इकट्ठा होकर क्या है, पहाड़ बन जाता है, ढेर सारा पहाड़ बन जाता है, इसी को कहते हैं डेल्टा। तो इसमें पूछा गया पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है।
अब आपको पता है जब नदियों से बह के आएगी मिट्टी तो उसको क्या कहेंगे, जल से जो बह के मिट्टी आई है उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। कैसे कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। और ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है इनमें क्या क्या होता है, इनमें पोटास होता है, पोटास, फिर होता है फास्फोरस और चूने, चूना जो आप जानते हैं, चूना वो वाला खाने वाला चूना नहीं ना, आप समझ लीजिए चूना खा लीजिए, वो नहीं, इसमें कैल्शियम होता है लेकिन खाना नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग खाते भी, क्या करना है, आपकी मर्जी है, खाइए भुगतिए, क्या करना है। तो ये है, तो वहाँ की जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जो नदियों से बह के जो मिट्टी आती है, ठीक है, डेल्टा बनता है, जो मिट्टी बह के आती है उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यानी नदियों से बह के, जल से बह के जो मिट्टी उसको क्या कहते हैं, जलोढ़। अगर आपको ये सब देखने को मिले, जल ओढ़, जलम ओढ़ मतलब जल से ओढ़ के जो मिट्टी आई है, जल से ओढ़ के जो मिट्टी है उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और जो जलोढ़ मिट्टी होगी वो कैसी होगी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी। उपजाऊ होगी तो उसमें हल्की सी रेत होगी, थोड़ी काली मिट्टी होगी, उसमें पोषक तत्व होंगे, जिसमें पोषक तत्व होते हैं पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, चूना जिसको कहते हैं हम। और जहाँ ये चीज़ें मिलेंगी ना, ये तीनों की तीनों चीज़ें, वहाँ पे कोई ना कोई खेती कर देना तो समझो उससे बेस्ट कोई भी मिट्टी नहीं हो सकती, कोई भी खेत नहीं हो सकता। इसीलिए आपने देखा होगा ऐसी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं। आखिर ये जो भी हमारे वन हैं, जो भी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, हमेशा नदियों के किनारे क्यों पाए जाते हैं, इसी वजह से पाए जाते हैं, क्योंकि नदियों द्वारा बह के वहाँ मिट्टी आती रहती है, इकट्ठी होती है और उसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। वहाँ पे जाके इस तरह के पेड़ पौधों का निर्माण होता है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे वन होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और डेल्टाओं पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसमें पोटास, फास्फोरस और चूने या फिर कैल्शियम की मात्रा होती है। और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, जहाँ पे ये पोषक तत्व मिल जाए ना उस बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। यानी कि जो भी चीज़ उसमें बो दो, ना भी बो, से फेंक दो या कहीं से उड़ के भी आ जाए ना, तो वहाँ पे वो चीज़ जरूर उगाएगी। याद रखना ये बात, कोई नहीं बताता जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। और फिर है, इसमें पूछा गया था आखिर इसमें किस तरह की फसल उगाई जाती है। चलिए, इसमें लिखा भी है, वीडियो में लिखा है, इस मृदा में रेत, सिल्ट व मिट्टी का अलग अलग अनुपातों में पाए जाते हैं। यानी कि रेत, जो मैंने आपको बताया, रेत, ठीक है, रेत पाई जाती है इस तरह की मिट्टी में। सिल्ट, बालू, रेत अलग होता है दोस्तों, रेत अलग, रेत मतलब होती है बहुत महीन बारीक, और सिल्ट जो होता है ये आपका थोड़ा मोटा, आपने देखा होगा। अगर आप बालू कभी छानिएगा उसमें थोड़े बड़े बड़े से दिखते हैं, उनको कहते हैं सिल्ट। और मृतिका होती है, मृतिका का मतलब समझिए मरी हुई, जो भी मरी हुई जो कि मिट्टी होती हैं, और मिट्टी ही नहीं, कभी कभी चूना भी होता है जिसको बुझा चूना कहते हैं। ये सारी का एक मिक्सचर होता है। अगर आप कभी कोई भी पौधा उगाना चाहते हैं, रेतीली मिट्टी में उगा दीजिए। लोग कहते हैं गुलाब नहीं लगता, एक बार रेत में उगा के देखिए, उसको लगा के देखिए, गुलाब लग जाएगा, ठीक है। सिल्ट मतलब जो मैंने आपको बताया, बजरी कहते हैं, हाँ बजरी, बजरी देसी भाषा में बजरी कहते हैं। बजरी में कभी उगा के देखिए, बजरी में भी उगा आएगा। और तीसरा है मृतिका, यानी कि आप कभी देखिएगा जो, हाँ, भगवान राम जी ने जिस तरह से पुल का निर्माण किया था समुद्र पे, ठीक है, जो कि विवादों में चला था कि हाँ वहाँ पे सच में ऐसा है या नहीं, जो भी हो, जिसको कहते हैं, अरे रामेश्वरम के आगे पड़ता है, ये कहते हैं, भगवान राम ने जो पुल बनाया था श्रीलंका पहुँचने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो पत्थरों का यूज किया गया था, वो पत्थर कैसे थे, बहुत ही मतलब कि मुलायम थे। वो क्या थे, बहुत, उसकी जो मिट्टी थी ना, जो इस तरह के पत्थर थे वो क्या थे, मरी हुई मिट्टी के थे, इसलिए वो तैर रहे थे, ठीक है, वो तैर रहे थे। उसमें क्या है, जो है उसमें वायु भरी रहती है, वायु, तो वो क्या आसानी से तैरते हैं। इस तरह की मिट्टी को कहते हैं, और इस तरह के जो पत्थर को कहते हैं मृतिका कहते हैं। यानी कि मृतिका यानी कि हल्की से हल्की तरह के जो कण होते हैं, कणों से मिल के जो एक छोटे छोटे से पत्थर बन जाए ना, उनको कहते हैं मृतिका, ठीक है। कभी कभी ये चूने से भी मिलकर बना है, इसको बुझा चूना के रूप में देखते हैं। ये क्या है, ये है मृतिका। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें अलग अलग अनुपात में पाई, कहीं ज़्यादा पाई जाती हैं, कहीं रेत कम ज़्यादा होती है, कहीं सिल्ट ज़्यादा होती है, कहीं मृतिका ज़्यादा होती है। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ भी आपको मिल जाए, अगर आप बागवानी करते हैं, कोई भी चीज़ उगाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इनमें अगर आप उगाएंगे तो इनमें क्या है, नमी भी बरकरार रहती है, जो कि आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उपजाऊ होते हैं। चलिए, अब बहुत उपजाऊ होते हैं तो इनमें जाहिर सी बात है कि खेती के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। इसमें आप कोई भी फसल उगा दीजिए, कोई भी A to Z, ठीक है, जो आपकी फसल ना लगती वो भी फसल लग जाएगी। इसमें लिखा हुआ है, इन मृदाओं पर सामान्यतः गहन कृषि की जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। यानी कि साल में जितनी भी फसलें होती हैं उन सारी की सारी फसलों को इसमें आप उगा सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यह क्वेश्चन नंबर 3, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। पहाड़ी जो क्षेत्र, पहाड़ी इलाके हैं, उसमें क्या मिट्टी का जो कटाव होता रहता है, जैसे मैं आपको बताया था, कभी बहुत ज़्यादा पानी की वजह से हवा चलती रहती है, आंधी तूफान आता है, तो उससे क्या मिट्टी क्या कटती रहती है, ऊपरी सतह मिट्टी कटती रहती है, उसे कहते हैं मृदा अपरदन। आखिर मृदा अपरदन किस तरह से रोका जाए, ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए कि मृदा अपरदन ना हो।
पहाड़ी क्षेत्र में। चलिए आइए इसका आंसर जानते हैं। इसमें लिखा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपक्षय की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। यानी कि मृदा अपरदन ना उसके लिए कदम उठाए जाने को नीचे लिखे हुए हैं। जैसा कि ढाल वाली जमीन पे समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलने से ढाल की गति कम होती है। यानी कि ढाल वाली जमीन, ऊपर स्लोप टाइप, ऐसे इस तरह से पहाड़ी से यानी ऊपर से नीचे की जो भी ज़मीन होती है ढाल वाली ज़मीन, ठीक है, उस पर क्या है, पूरी एरिया में एक तरफ से हल चलाइए। आप हल चलाइए, जैसे खेत जोता जाता है इस तरह खेत जोत दीजिएगा। फिर उस पर जब भी पानी अगर गिरता है, कुछ भी होता है, तो वो क्या है, उस चीज़ को सोख लेगा, ऑब्जर्व करेगा, पानी को ऑब्जर्व करेगा। फिर क्या है, वो थोड़ा कठोर हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, जिस वजह से मिट्टी जल्दी नहीं कटेगी। फिर चाहे आंधी चले हवा चले। आपने कभी बनते हुए घर देखे होंगे जिसमें कच्ची मिट्टी होती है, यानी कि मिट्टी लाई जाती है, नींव के बाद जो अपने घर मिट्टी डाली जाती है, उसमें क्या है, पहले उसको क्या अच्छे से पूता जाता है ना, हल चला लीजिए, पुताई कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जिससे कि मिट्टी क्या ठोस हो जाए। फिर उसमें क्या हम लोग पानी डालते हैं ना। अगर पानी नहीं डालेंगे तो मिट्टी क्या बैठेगी नहीं। यही प्रोसेस इसमें होता है। अगर आप मिट्टी डाल दीजिएगा, मिट्टी को हल चला दीजिए, कुछ भी कीजिएगा, ठोंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक मिट्टी पानी नहीं डालेंगे, अब मृदा अपरदन का मतलब ही है मिट्टी, बारिश होगी बहुत ज़्यादा तो मिट्टी कटेगी। इस बार मिट्टी क्या नहीं कटेगी, मिट्टी क्या है, मिट्टी ठोस हो जाएगी, मिट्टी बैठ जाएगी। तो चाहे आंधी चले तूफान चले, एक तो ऑप्शन ये हो गया कि हाँ आपको हल चला देना चाहिए, ठीक है, या कुटाई पिटाई कर देनी, जिससे कि मिट्टी क्या ठोस हो जाए। दूसरा इसमें लिखा है ढालू जमीन पर सोपान बनाने चाहिए। सोपान जैसे कि आपने पहले देखा था, सोपान का मतलब होता है सीढ़ीदार, ये स्टेप टाइप के सीढ़ीदार जो होते हैं। जितने भी ढाल वाली इलाके होते हैं, जैसे मैंने बताया पहाड़ी क्षेत्र में ऊंचाई से नीचे जो खेती की जाती है, उनमें क्या है, सोपान बने, सीढ़ी बनाई जाती है। सीढ़ी बनेगी तो कटती है, इस तरह से काटेंगे ना तो क्या है, वहाँ पे मिट्टी ठोस होती जाती है। जहाँ पे ढीलापन होगा वहाँ बारिश की पानी उसको क्षति पहुँचा देगा, नुकसान पहुँचा देगा, हवा भी से उसको नुकसान होगा। इसलिए क्या है, ठोस से ठोस बनाइए, ठीक, सीढ़ी नुमा बनाइए, जिससे क्या है, कम से कम पानी रुके, पानी नहीं रुकेगा, पानी बह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से ढालू ज़मीन पे क्या करना चाहिए, सोपान यानी कि सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए। नेक्स्ट है, तीसरा है वो है फसलों के मध्य में घास की पट्टियाँ उगाकर भी मृदा अपक्षय को कम किया जा सकता है या अपरदन कम किया जा सकता है, जिसे पट्टी किसी कहते हैं। जब आपने देखा होगा फसलों की खेती की जाती है तो क्या बीच में घास को जाते हैं, घास की जो जड़ होती है, जड़ वो क्या मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से पकड़ बनाती है। इसी वजह से इसमें लिखा है कि जब भी आप खेती करें तो क्या है, कोशिश करें बीच बीच में घास की पट्टी लगा दें, जिससे क्या है, जैसे बीच में आपने मान लीजिएगा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसके जस्ट बगल में इस तरफ और बगल में इस तरफ, यानी कि पौधे को बीच में रख दीजिएगा, क्योंकि मेन पौधा अगल बगल क्या है, घास की पट्टियाँ उगा दीजिए। जैसे दूब घास होती है, आपने देखा होगा। ये पट्टियाँ क्या करती हैं, मिट्टी को जकड़े रहते हैं, जो जड़ है वो मिट्टी को जकड़ लेते हैं। जब मिट्टी को जकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे मिट्टी को, तो मिट्टी कहीं भागेगी नहीं, तो फिर ये इसका अपरदन नहीं होगा। ये एक भी तरीका है जिसको हम क्या कहते हैं, पट्टी कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव और संसाधन क्या होते हैं, यानी कि जैव और अजैव संसाधन पूछा गया है इसमें, ठीक है। चलिए अभी मैंने आपको बताया ही था, फिर से बता देता हूँ। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि जैव मंडल से उत्पन्न होते हैं। जैव संसाधन क्या जाते हैं, इनमें जीवन पाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वही चीज़ है, यानी कि ऐसे संसाधन जिनमें क्या है, जो सांस लेते हैं, जो जीवित हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जो खाना पीना खाते हैं, मस्त रहते हैं, ज़िंदगी जीते हैं। फिर चाहे जीव हो, इंसान हो या कोई भी हो, क्या ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है, जैव संसाधन कहा जाता है। जैसे कि इंसान हो गया, वनस्पति हो गई, पेड़ पौधे हो गए, मछलियाँ हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें। तो अजैव संसाधन में आते हैं आपके जो निर्जीव है, जो ना सांस ले सकते हैं, जो ना ज़िंदगी का कोई मज़ा ले सकते हैं, उनको मारो पीटो कुछ भी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अजैव संसाधन, जिसमें कि जल है, पवन है, यानी कि हवा जिसको कहते हैं शुद्ध भाषा में, और है वो है जीवाश्म ईंधन। थोड़ा सर्दी हुई है तो थोड़ी दिक्कत है, कोई बात नहीं, वीडियो आपको मैं कंप्लीट ही करूँगा आज। जीवाश्म ईंधन यानी कि जीवाश्म ईंधन, शायद आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, जीवों का अंश का जो ईंधन होता है उसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन, ठीक है। ये क्या है, जब जीव जो मर जाते हैं, उनकी जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, उनसे जो ईंधन बनता है उनको कहते हैं जीवाश्म ईंधन, जो अवशेष होते हैं, अवशेष, ठीक है। ये क्या है, निर्जीव है, ये संसाधन कहते हैं निर्जीव संसाधन, ठीक है, अजैव संसाधन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्ग। इसको लिखना होता है 120 शब्दों में, लिख दीजिएगा, क्या करना है 240 कर दीजिएगा। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप लिखने लगेंगे एग्जाम को नंबर देते देते थक जाएगा, क्योंकि उसने भी इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा हुई, इतनी डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए यह पहला क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। 1960 से 61 के वन के अंतर्गत क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है। यानी कि भारत में भूमि उपयोग, यानी भारत की जो भूमि है वो उपयोग के लिए किस तरह की है, उसका किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, उसका वर्णन करना है।
और 1960 से 61 जो भी दशक था, दशक एक साल ही है, 60 से 61, इस वर्ष के अंतर्गत वन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। यानी कि उस समय क्या है, जो वन थे वो बहुत ज़्यादा वन नहीं थे, या उनकी जो वन थे वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। तो आखिर इसमें क्या कमी थी या क्या महत्वपूर्ण थी या क्या था, इसके बाद हमें लिखना है। चलिए लिखते हैं। लिखा हुआ ऑलरेडी है, मैं आपको समझा देता हूँ। आप ये छाप लीजिए, उतार लीजिए, चेप आइएगा। वैसे भी आज की कॉपी पेस्ट बहुत चलता है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप समझ लो, पढ़ लो, अपने मन से बना के लिखो तो ज़्यादा अच्छे नंबर हम लिखें। कुछ लोग हैं ना, इनको पसंद है कि हाँ सर आप लिखा दो, हम लिख लेंगे, बाद में रट्टा मार लेंगे, वही लिखाएंगे। करो भाई, क्या कर सकते हैं, यहाँ इतने अच्छे समझा रहे हैं। तो चलिए आके इसका आंसर पढ़ते हैं। भारत में भूमि का इस्तेमाल निम्नलिखित प्रारूप में किया जाता है। यानी कि भारत में भूमि का इस्तेमाल किस तरह से किया था, बस नीचे लिखा है। भारत के कुल सूचित इलाकों के केवल 54% हिस्से पर ही खेती की जाती है। तो ये सर्वे होगा, उसमें उसके हिसाब से है कि भारत का जो पूरा इलाका है, पूरा जो क्षेत्र है भारत का, उसमें सिर्फ और सिर्फ 54% हिस्से पर ही खेती होती है। ठीक है, 54% समझ लीजिए। तभी कहते हैं इंसान भूखों क्यों मर रहा है। इंसान को आजकल क्या है, खेती नहीं करनी है, नौकरी करनी है। करो भाई नौकरी, खेती किसानी कौन करेगा। खेती किसानी भी खाओगे पियोगे क्या। चलिए ठीक है, 54% खेती होती है। नेक्स्ट है, बोए गए इलाके का सामान्यतः विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। यानी कि लोग बो तो देते हैं लेकिन उसमें क्या उपज नहीं होती है, खेती नहीं हो पाती ठीक से। तो ये क्या प्रतिशत हर जगह अलग अलग है, यानी राज्य के हिसाब से ये प्रतिशत अलग अलग है। लेकिन भारत में कुल रूप से देखें तो 54% ही है। और उदाहरण के तौर पर पंजाब और हरियाणा में जहाँ 80% भूमि पर खेती की जाती है, वहाँ वहीं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और राज्यों में मात्र 10% भूमि पर खेती की जाती है। देखिएगा, मैंने आपको बताया पंजाब और हरियाणा में क्या है, खेती बहुत ज़्यादा होती है, सिंचाई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ की मिट्टी कटती रहती है, निचली सतह की वहाँ पे भूमि पाई जाती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होती है। अगर पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, अगर पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो है आपको अनाज वगैरह मिलता है ना, वो मिलता है यूपी, पंजाब, हरियाणा से। ठीक है, अगर ये देश खेती करना बंद कर देना तो फिर ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। जबकि अरुणाचल प्रदेश हुए, मणिपुर हुए और मिजोरम में ये जो राज्य हैं, इसमें सिर्फ 10% भागों पर ही खेती की जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो वर्षावन वाले इलाके हैं उनमें खेती भी होती है, लेकिन कहीं कहीं खेती नहीं भी होती है। तो सबसे ज़्यादा खेती होती है कहाँ पे, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है, भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है, कितना है, 32 लाख और 8 हज़ार वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसके सिर्फ और सिर्फ 93% भाग के ही भूभाग प्रयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। यानी कि सिर्फ इसका 93% का जो क्षेत्र है, जो क्षेत्रफल है, उसी के ही भूभाग पर खेती की जाती है। वही आंकड़े अभी तक जो है पाए गए हैं। ये था क्वेश्चन का आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ। मतलब कि प्रौद्योगिक यानी कि जितने भी प्रोडक्शन काम होते हैं फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, और आर्थिक विकास के कारण यानी कि फैक्ट्री में जो भी काम धंधे होते हैं, कारखानों में, इनसे और आर्थिक विकास जो होता है उसके कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे होता है। यानी कि इन चीज़ों में संसाधनों का सबसे अधिक उपयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमको लिखना है। चलिए देखते हैं। आर्थिक विकास कई प्रकार के नए संसाधनों का दोहन करने के लिए बाध्य करता है, जिससे उनका अति दोहन होता है। यहाँ पर दोहन गलत लिखा हुआ है, दोहन होगा। तो मैं आपको बताना चाहिए, जब किसी देश का आर्थिक विकास हो जाता है, देश में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, जब देश में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तब क्या है, नए संसाधनों की जरूरत पड़ती है। मतलब कि अब पैसा है तो देश का विकास करना है, विकास करने के लिए क्या है, हमें नए संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। हमें जिस क्षेत्र में विकास करना पड़ेगा उस क्षेत्र में संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, फिर चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या फिर कृत्रिम या मानव निर्मित संसाधन हो। ठीक है, मान लेते हैं अगर कोई बैंक खोलना है या कोई ऑफिस खोलना है तो क्या चाहिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ईंधन, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, या तुम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, वो भी संसाधन है। इसमें क्या है, सौर ऊर्जा के लिए सूर्य की जरूरत पड़ती है, सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य का जो प्रकाश है वो होता है आपका प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, और जो सोलर पैनल होता है वो क्या है, वो होता है आपका मानव निर्मित संसाधन। इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तो बांध बनाए जाते हैं, बांध बना के टरबाइन की मदद से विद्युत पैदा किया जाता है। उसमें क्या है, प्राकृतिक संसाधन इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ मानव निर्मित मशीनों का भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर किसी अन्य क्षेत्र में देखें, जैसे कि परिवहन के क्षेत्र में अगर बसें चलानी हैं, या फिर हमको जो है रेलगाड़ी चलानी है, या फिर हमको हवाई जहाज़ चलाने हैं देश में, मिसाइल वगैरह, इन सब चीज़ों में क्या है, ईंधन की जरूरत पड़ती है। ईंधन या पेट्रोल आप यूज़ करेंगे, डीजल का यूज़ करेंगे, गैस का इस्तेमाल करेंगे,
इन सब चीज़ों में हमें जरूरत किसी न किसी संसाधन की जरूरत पड़ेगी। वो संसाधन प्राकृतिक हो सकते हैं या फिर मानव निर्मित हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आर्थिक विकास होता है तो हमें नए नए संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे कि नए संसाधनों का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनकी जरूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, जब किसी देश में प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास होता है तो वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। प्रौद्योगिकी विकास मतलब जब देश का में ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो क्या है, नए नए प्रोडक्शन होते हैं, नई नई सर्विसेज मिलती हैं देश को। जब सर्विसेज मिलती हैं बहुत सारी और नए नए प्रोडक्शन होते हैं, यानी बहुत से प्रकार के आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के प्रोडक्ट हों या किसी भी क्षेत्र की सर्विसेज हों, सेवाएं हों। फिर क्या होगा, जब ये सेवाएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी तो क्या इससे आर्थिक विकास होता है। जब इससे क्या है, पैसा बहुत ज़्यादा देश को मिलने लगता है, फिर वो टैक्स भी बहुत ज़्यादा आता है, तमाम तरह से देश को पैसा मिलता है। तो क्या है, लोगों का जीवन स्तर में वृद्धि होती है। यानी कि इंसान के पास जब पैसे आ जाते हैं तो क्या वो भी सोचता है कि हाँ, अब हमें अपने जीवन को इंसान सोचता हमें अपने जीवन स्तर को सुधारना है। यानी जहाँ पहले पंखे से काम चलता था इंसान, फिर वहाँ पे कूलर खरीदेगा, एसी खरीदेगा, ठीक है। इस तरह से इंसान के जब पैसा आता है तो इंसान के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इंसान आजकल सुविधा देखता है तो उसके पीछे कितने भी उसको पैसे खर्च करने पड़े। इस तरह से यानी कि जब देश का विकास होगा, प्रौद्योगिकी विकास होगा, आर्थिक विकास होगा तो इंसान की जरूरतें भी बढ़ेंगी, उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा। नेक्स्ट है, चूँकि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास आपस में अंतर संबंधित हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन होगा, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन होगा, यानी किसी भी चीज़ को बनाया, कोई उत्पाद बनाया जाएगा या कोई सर्विस दी जाएगी तो क्या है, उससे पैसा आएगा ना, तो वो पैसे के जरिए देश का विकास होगा। फिर चाहे वो क्या नाम आर्थिक रूप से विकास हो या फिर अन्य किसी तरीके से विकास हो, ये क्या आपस में संबंधित हैं। प्रोडक्शन होगा तो देश का विकास होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा। और भी तमाम क्षेत्र होते हैं, प्रोडक्शन से ही नहीं और भी तमाम क्षेत्र होते हैं, इस तरीके आपस में संबंधित है। अतः इसके फलस्वरूप संसाधनों का अति इस्तेमाल होता है। तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी संसाधनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और आर्थिक विकास के बाद भी जो है संसाधनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें कि तमाम तरह के संसाधन हैं जो भी उपयोग में आए, वो सारे संसाधन होते हैं। जिस तरह का आपका विकास करना है उससे रिलेटेड हमें संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। फिर चाहे कारखानों में आप मशीनों को देख लीजिए, ये मशीन मानव निर्मित होती है, आपके कृत्रिम संसाधन हो गए। फ्यूल यानी ईंधन के रूप में जो चीज़ इस्तेमाल होती है, लकड़ी वगैरह, ये हमें मिलती है प्राकृतिक संसाधन से, पेड़ों के माध्यम से मिलती है, कोयला वगैरह, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इसमें मानव संसाधन भी हैं और साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन भी हैं, जैसे कि जल है, बांध है बनाते हैं, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का भी इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ आपका मानव निर्मित संसाधन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से आपस में संबंधित हैं। और जब आर्थिक विकास होगा और प्रौद्योगिक विकास होगा तो फिर क्या होगा, संसाधन बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, वो है भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इनके क्षेत्रफल और विस्तार बताइए। तो अपने भारत में जो है 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो कि उस मिट्टी की प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर इनको बांटा गया है। चलिए देखते हैं। नंबर 1, वन क्षेत्र की मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी, यानी कि वनों में जो मिट्टी पाई जाती है उनके बारे में, और पर्वतों में जो मिट्टी पाई जाती है, पहाड़ों पर जो मिट्टी पाई जाती है उनके बारे में जानेंगे, जो कि पहला है हमारा। तो इनका जो वितरण क्षेत्र वो क्या है, पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्र, यानी कि जो वर्षा वन होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऐसे वनों के क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। गठन, आखिर का गठन कैसे होती है, किस तरह से मिट्टी बनती है, तो ये मिट्टी जो है जैविक तत्वों से मिलकर बनती है, जैविक तत्व, ठीक है, जो कि पहाड़ी की ढलानों में ज़्यादातर पाई जाती है। क्योंकि पहाड़ी मिट्टी तो आप जानते ही हैं, वहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें क्या है, ढाल होता है ऊपर से नीचे की तरफ, उनमें जो वर्षावन पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो क्या है, यह एक नई मिट्टी होती है जो निर्माण की प्रक्रिया में है। यानी कि ये क्या है, हमेशा नई मिट्टी बनती रहती है, यानी कि वर्षा बारिश होती रहती है तो मिट्टी बह जाती है, फिर नई सतह ऊपर आ जाती है, तो ऐसे इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। पुरानी मिट्टी बहती रहती है, नई मिट्टी ऊपर आती रहती है। इस तरह की मिट्टी क्या कहते हैं, पर्वतीय मिट्टी या वन क्षेत्र की मिट्टी। ये इसका प्रकृति के लिए अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि ये जो है एसिडिक होते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और कैल्शियम पाया जाता है। सॉरी, इसमें फास्फोरस, पोटास और कैल्शियम की कमी होती है। इस फसल में जो है, इस मिट्टी में सेब, चाय और कॉफ़ी, मसाले, इन तरह की फसलों को उगाया जाता है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पीटमय मिट्टी, पीटमय, ठीक है, इसका नाम अब थोड़ा अटपटा लग रहा है। पीटमय का मतलब होता है ये मिट्टी एक तरह की बहुत ही ज़्यादा सख्त मिट्टी होती है। इसके बारे में जानते हैं। इसका जो वितरण क्षेत्र वो कहाँ है, अल्मोड़ा, सुंदरवन, डेल्टा, केरल या एल्लपी क्षेत्र। अल्मोड़ा में जो है, अल्मोड़ा में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। सुंदरवन आपने सुना होगा, सुंदरवन बहुत ही सुंदर वन सच में होता है, क्योंकि अगर आप वहाँ कभी घूम के आइए तो आपको पता चलेगा। सुंदरवन में जो डेल्टा है,
ठीक है। डेल्टा मैंने बताया था पहले, डेल्टा में भी ईटमय मिट्टी पाई जाती है। और केरल का एक एलिपी क्षेत्र है, एक नाम है एलिपी, वहाँ पे भी इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे होता है जानते हैं। दलदली क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमाव से यह मिट्टी बनती है। जो दलदल होता है आपने देखा होगा, दलदलों में क्या है, जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधों के बहुत ज़्यादा जमाव से इस तरह की मिट्टी बनती है। ये बहुत ही ज़्यादा नरम मिट्टी होती है ऊपर से, लेकिन जब धीरे धीरे क्या है, ये हमेशा दबती रहती है तो ये सख्त हो जाती है। इसकी संरचना क्या है, 40 से 50% तक ह्यूमस होता है, ठीक है, 40 से 50% तक ह्यूमस होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। कहीं कहीं ये क्या क्षारीय प्रकृति की भी पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है, गाढ़ा और काले रंग की मिट्टी होती है। नेक्स्ट है लवड़ी मिट्टी। लवड़ी मिट्टी का मतलब होता है खारी मिट्टी, या हल्का सा इसमें जो है नमक की मात्रा रहती है, जो कि तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि गुजरात हो गया और पूर्वी तट जो है सुंदरबन, जहाँ पे मतलब कि समुद्र होते हैं उस जगह पे इस तरह की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, जिनको हम लवड़ी मिट्टी कहते हैं, जहाँ पे खारे पानी से इस मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि जल के माध्यम से बह के आती है तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्र मतलब पानी के आसपास का इलाका, जहाँ पे समुद्र के आसपास का इलाका, उनको कहते हैं तटीय क्षेत्र। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है समुद्र के इलाकों में जो ज्वार आते हैं, जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, ऊँची लहरें आती हैं, ठीक है, उनके द्वारा बहाकर जो मिट्टी आती है वो कैसी होती है, खारे जल की होती है, नमकीन मिट्टी होती है। उस नमकीन पानी में जो मिट्टी बह के आती है उनको कहते हैं लवड़ी मिट्टी। इनका निर्माण कैसे होता है, समुद्र में जो ऊँची ऊँची लहरें उठती हैं उनके द्वारा जो बहाकर आती है ना, इस तरह से इनका निर्माण होता है। इसका गठन कैसे होता है, बलुई और दोमट मिट्टी, यानी कि बलुई मिट्टी जो अपनी रेतीली मिट्टी होगी और दोमट मिट्टी ये थोड़ी चिकनी भी होती है। बलुई और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है इस मिट्टी में। इसकी संरचना में आपको देखा जाए तो इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नमकीन होता है ये। सोडियम जहाँ देखिए मतलब नमकीन लवड़ी हो गया। पोटेशियम भी इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है और मैग्नीशियम भी इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है और कैल्शियम चूने की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। ये किस तरह की मिट्टी होती है, क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी होती है ये। और इसमें किस तरह की फसल उगाई जाती है, इसमें बरसीम, जो कि पशुओं के लिए बरसीम आप सभी जानते होंगे, बरसीम उगाई जाती है, धान उगाए जाते हैं, अमरूद की बहुत ज़्यादा खेती होती है और आंवला आदि उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। ये मिट्टी ज़्यादातर रेगिस्तान वाले इलाकों में होती है, जैसे कि राजस्थान हो गया, ठीक है, सौराष्ट्र एक देश है, एक राज्य है, वहाँ पे कच्छ गुजरात में जो इलाका वहाँ पे, और हरियाणा में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, जो कि शुष्क मिट्टी होती है और मरुस्थलीय मिट्टी होती है, जहाँ पे खेती जल्दी नहीं की जा सकती। तो ये कैसी मिट्टी है, एक बलुई मिट्टी होती है। इसमें क्या बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अगर हम रासायनिक संरचना पे विचार करें तो इसमें क्या है, लोहे के जो तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और फास्फोरस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम रहती है। इनमें किस तरह की फसल उगाई जा सकती है, जिसमें कि आपका ज्वार आप जानते हैं, ज्वार उगाया जा सकता है, बाजरा उगाया जा सकता है, जो कि मोटे अनाज के दाने होते हैं उनको उगाया जा सकता है, ठीक है। अगर जो लोग गुलाब की खेती करते हैं उनको पता है कि गुलाब की खेती भी इन्हीं मरुस्थलीय और शुष्क मिट्टी में भी की जा सकती है, क्योंकि गुलाब को जो है रेतीली मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। नेक्स्ट है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी किस तरह की होती है, लैटेराइट मिट्टी मैंने आपको अभी पहले बताया भी था। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ है, ये पूर्वी और पश्चिमी घाट, भारत के जो पूर्वी घाट हैं और पश्चिमी घाट हैं वहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ आपने सुना होगा, अगर राजमहल की पहाड़ियों में भी इसका विस्तार पाया जाता है, वहाँ भी इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। केरल में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी। कर्नाटक में भी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। उड़ीसा के पठारी भाग, पठारी का मतलब होता है पहाड़ी भाग, उड़ीसा के पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे इसकी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। भारत में लैटेराइट मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र केरल है। अगर पूरे भारत में हम देखें सबसे ज़्यादा मात्रा में ये लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई हुआ है, केरल में, ठीक। आखिर जानते हैं ये मिट्टी कैसे बनती है, तो उष्णकटिबंधीय अधिक वर्षा के कारण जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या है, क्ले जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनाई वाली मिट्टी जो होती है, चूना और रेत कर ये क्या बह जाते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये मिट्टी क्या है, बहने लगती है। इसमें कौन कौन सी, चूना की से पत्थरों, आपने देखा पत्थर जो होते हैं, पत्थरों में क्या है, हल्का सा चूना पाया जाता है, जो कि अगर आप कभी घूमने हैं तो आपको पता ऐसे पता नहीं चलेगा, पहाड़ी इलाके में जाइए आप तब पता चलेगा। चूना, क्ले, हल्की चिकनी मिट्टी और रेत के कण, बलुई कण जो है, बालू के कण, ये क्या है, वर्षा के माध्यम से बह के आते हैं और लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक बचे रहते हैं। इनमें क्या है, जब ये बहते रहते हैं तो साथ ही साथ लोहे के, इनमें थोड़ी मात्रा जो है लोहे की मात्रा भी पाई जाती है और एल्यूमिनियम की भी बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। ये आपस में मिल के
जिस मिट्टी का निर्माण करते हैं उसी मिट्टी कहते हैं लैटेराइट मिट्टी। उच्च तापमान में पनपने वाले जीवाणु द्वारा ह्यूमस को नष्ट कर दिया जाता है। इसमें क्या है, उच्च तापमान में जितने भी जीवाणु इसमें पनपते हैं, ठीक है, तो इस तरह से जो भी जीवाणु को नष्ट कर दिया जाता है। इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। अगर इसकी रासायनिक संरचना जाने तो इसमें क्या है, लोहे और पोटास की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी रहती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है चाय की खेती की जाती है। नेक्स्ट है लाल एवं पीली मिट्टी। तो आइए जानते हैं लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में। तो आखिर अब हम इसका अगर वितरण क्षेत्र देखें तो इसका वितरण क्षेत्र है अरावली क्षेत्र। जो अरावली की जो पर्वतीय इलाका है वहाँ पे लाल मिट्टी और पीली मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में जो महानदी हैं उनके मैदानों में भी ये लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। आखिर निर्माण, इसका निर्माण कैसे होता है? तो लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट और नीस के विखंडन से होता है। यानी कि ग्रेनाइट जो पत्थर होते हैं और नीस के पत्थर जो होते हैं उनके टूट फूट से बहुत बारीक जो चूरा हो जाती है, बहुत बारीक जो मिट्टी हो जाती है, उससे लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है। अब जानते हैं इसकी प्रकृति। तो इसकी प्रकृति क्या है, ये अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, इसलिए चूने का उपयोग इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें जो है कैल्शियम चूने का उपयोग इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे कि इसमें अच्छे से खेती हो सके, उर्वरा मिट्टी हो सके, जिससे कि खेती के लिए बहुत ही अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सके। आखिर जानते हैं इसका रंग। जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हैं लाल और पीली मिट्टी, तो इसका जो रंग है वो लॉ ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से लाल रंग का होता है और जल, जब इसमें जल भी थोड़ा बहुत घुल मिल जाता है तो ये पीले रंग का दिखाई देता है। अब जानते हैं फसल। आखिर इसमें लाल मिट्टी में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं? तो मोटे अनाज, जो कि मोटे अनाज की फसलें होती हैं, दलहन दाल की फसलें होती हैं, तिलहन तिल की फसल होती है, तो ये फसलों को लाल मिट्टी में, पीली मिट्टी में उगाया जाता है। सिंचाई की सुविधा होने पर यह मिट्टी धान की फसल के लिए बहुत उपयुक्त है। अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, पानी की अच्छी खासी व्यवस्था है, तो आप इसमें धान की फसल भी उगा सकते हैं और आपका धान की फसल बहुत अच्छे से इसमें उग आएगी और बहुत ही ज़्यादा मुनाफा देके जाएगी। तो नेक्स्ट है प्रकार। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी होती है। तो ये क्या, दो तरह की मिट्टी होती है मिली जुली। एक महीन कणों की मिट्टी होती है जो कि उपजाऊ होती है, जिसमें कि बारीक कण होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और दूसरी होती है वो कि उच्च भूमि में पाई जाती है, यानी कि चट्टानी इलाकों में जो मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ से टूट फूट के चूरा होकर मोटे कणों में बदल जाती है। तो दूसरी मिट्टी उस तरह की होती है। जो ऊपरी सतह पर जो मिट्टी पाई जाती है चट्टानों पर, उस मिट्टी का रंग जो है प्रायः ज़्यादातर लाल ही होता है। कभी कभी यह पीली कलर की मिट्टी भी होती है। जो ऊपरी चट्टानों की मिट्टी होती है लाल मिट्टी, ये उपजाऊ नहीं होती है। इसके उपजाऊ बनाने के लिए आपको बार बार सिंचाई का उपयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट है काली मिट्टी। अब हम जानते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो अगर हम काली मिट्टी का क्षेत्र देखें तो ये दक्षिण का पठार है, दक्षिणी इलाके के जितने भी पहाड़ी एरिया हैं उस जगह ये काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें कि महाराष्ट्र है, दक्षिण पूर्वी गुजरात है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा का पठार जो है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो पहाड़ी इलाका है मालवा का, वहाँ पे उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिम तमिलनाडु की जो जगह है वहाँ पे ये काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायः देखा जाए तो काली मिट्टी जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। अगर हम काली मिट्टी का देश में क्षेत्रफल देखें तो 28%, लगभग 28% जो है काली मिट्टी पूरे देश में पाई जाती है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी है महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है और चिपचिपी सी होती है। इससे क्या है, इससे खिलौने भी बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, मिट्टी की जो भी बर्तन बनाई जाती है, सारी चीज़ें काली मिट्टी से ही बनाई जाती हैं। चलिए आखिर देखते हैं इसका गठन कैसे होता है। तो काली मिट्टी वो ज्वालामुखी के लावा या बेसाल्ट के टूटने फूटने से बनती है। यानी जब ज्वालामुखी फूटता है, लावा उससे जो बहता है, ठीक है, तो इन्हीं लावा के जब बाद में ये लावा सख्त हो जाता है, सख्त होने के बाद जब ये टूटता फूटता है तब जाके इस काली मिट्टी का निर्माण होती है। इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है। क्ले मतलब एक ही बहुत ही चिकनी सतह होती है, क्ले उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से मिट्टी चिकनी होती है। इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, यानी कि अगर आप इसमें जल डालते रहें तो ये मिट्टी जल को बहुत ही ज़्यादा सोखता रहेगा। ये क्या है, इसको जल बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, इसलिए वर्षा आधारित फसलों के लिए उपयुक्त होती है। इसलिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस इलाके में ये काली मिट्टी के द्वारा खेती करना, फसल उगाना बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और इसका जो है वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आखिर काली मिट्टी गीले होने पे फैल जाती है और सूखने पे सिकुड़ जाती है। इसकी बहुत ही स्पेशल खासियत होती है कि जब ये गीली होती है तो ये फैलती है काली मिट्टी, और जैसे ही सूख जाती है तो ये सिकुड़ जाती है, चिटक जाती है बहुत ज़्यादा, जिससे इस मिट्टी में ग्रीष्म काल में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। या जब ये सूख जाता है ना, गाँव में आपने कभी देखा होगा
वहाँ पे देखो आपने सूखी सूखी सी मिट्टी पाई जाती है गर्मी के मौसम में, जैसे तालाब वगैरह है वो कि जब सूख जाती हैं उसी तरह से काली मिट्टी सूख जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती, चटक जाती है। इसलिए काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, यानी कि जिसको आपको जोतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह की मिट्टी इसको कहा जाता है। ये अपने आप ही जुताई के अनुरूप हो जाती है। आखिर हम देखते हैं इसकी रासायनिक संरचना। तो काली मिट्टी में चूना है, लोहा है, मैग्नीशिया है, पोटास है और एल्यूमिना, ये प्रचुर मात्रा में रहते हैं। अच्छी मात्रा में चूना, लोहा, मैग्नीशिया, पोटास जैसे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, जो कि फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ह्यूमस जो कि जैव पदार्थ होते हैं, इनकी कमी रहती है। इसके लिए लोग खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं अपने फसलों के लिए, तब जाकर उनकी फसल अच्छे से हो पाती है। अगर हम इसका रंग के बारे में बात करें तो आपको पता ही है काली मिट्टी है तो इसका रंग भी काला और हल्का सा स्लेटी रहता है। इसमें इसका रंग काला क्यों रहता है? इसमें लौह तत्व की मात्रा कुछ ज़्यादा ही पाई जाती है, इसलिए क्या है ये काले रंग की मिट्टी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। मैंने आपको पहले ही बताया जलोढ़ मिट्टी मतलब कि जो कि समुद्र तट या नदी के तट की द्वारा जो बहाकर आई हुई मिट्टी होती है, उस मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सबसे इसका वितरण क्षेत्र देखें तो उत्तरी विशाल मैदान, उत्तर के जो विशाल मैदान होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी तट के डेल्टाओं और नदी घाटियों में यह मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी तट हैं, वहाँ के जो डेल्टा हैं, जो डेल्टा बने हुए हैं, तो डेल्टा कैसे बनते हैं? नदियों के द्वारा लाए गए मलबे और मिट्टी और बालू के कणों के इकट्ठा होने से डेल्टाओं का निर्माण होता है। तो उस जगह पर ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और नदी की घाटियों में यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आखिर इसका हम क्षेत्रफल देखें तो पूरे भारत में 1,30,372 हेक्टेयर में फैला हुआ यह जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल पाया जाता है, जो कि भारत में भूमि का लगभग 40% है। यानी कि पूरी भारत में जितनी भी भूमि है उसमें 40% भूमि पर सबसे ज़्यादा जो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। क्योंकि अपने भारत में, भारत ही नहीं पूरे अगर हम विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 70% जो है भाग पे पानी पाए, यानी पानी और समुद्र वगैरह ये सब है, जिस वजह से मिट्टी ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। अगर हम जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति के बारे में बात करें तो ये इसकी प्रकृति जो है नदियों द्वारा बाधित और निपेक्षित अवसाद से मिट्टी बनी है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी है और क्या नाम बजरी है और बालू है, बालू के कणों, इन सबको मिला के जो मिट्टी बनती है उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। यह नदी के कछारों में पाई जाती है, इसलिए इसे कछारी मिट्टी कहते हैं। इसको कछारी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि यह नदी के कछार में पाया जाता है। अगर हम इसकी प्रकृति और प्रकार के बारे में बात करें तो यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है खादर, दूसरा है बांगर। जलोढ़ मिट्टी खादर होता है और बांगर होता है। खादर का मतलब है नवीन जलोढ़, जो कि तुरंत आई हुई जो मिट्टी होती है उसको कहते हैं खादर, और बांगर मतलब बहुत पुरानी मिट्टी जो हो जाती है उसको कहते हैं बांगर मिट्टी। चलिए अब जानते इसके गठन के बारे में। बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी, यानी कि बलुई जो मिट्टी होती है उसमें जब चिकनी मिट्टी मिल जाती है नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो मलबे के द्वारा, इस तरह से जब दोमट मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में बलुई मिट्टी जब ये आपस में सब मिल जाते हैं तब जाके जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। पश्चिम में अधिक बलुई है, जबकि गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में अपेक्षाकृत मृण्मयी क्ले अधिक है। यानी कि पश्चिम के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पे बलुई मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है और गंगा के मैदानों में, ब्रह्मपुत्र की घाटी में इसकी मात्रा थोड़ी बहुत कम रहती है। और इस जगह पे जो है क्ले की मात्रा अधिक होती है, जिसमें कि काली मिट्टी थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। इस तरह से ये जलोढ़ मिट्टी होती है। तो अब हम देखेंगे जल संसाधन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल संसाधन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को विस्तार से लिखिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में। आखिर जल संसाधन क्या है? तो आपको जैसे कि नाम ही देख रहे हैं कि जल संसाधन, यानी कि जल से संबंधित जितने भी संसाधन है, बांध है, नदी है, तालाब है, ये सारे के सारे जो भी संसाधन हैं इनको हम जल संसाधन कहते हैं। जल संसाधन क्या है? ये एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चक्रीय का मतलब समझ लीजिएगा कि जो भी जल हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो या तो भूमिगत होता है, ठीक है, या फिर धरातली होता है। यानी कि वो जल या तो हम जमीन के नीचे से नल द्वारा, हैंडपंप द्वारा, समर द्वारा या कुएं द्वारा, इस तरह से हम जब निकालते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फिर क्या है, यही जल वापस कहाँ चला जाता है? नदियों के द्वारा आपके नाली से निकलता हुआ नालों में जाके नदियों में मिलता है और फिर नदियों से यही जल जाके भूमिगत जल में मिल जाता है। मतलब कि एक साइकिल प्रोसेस हो गई, जहाँ से आता है वहीं वापस चला जाता है, इसलिए इसको चक्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के लगभग 70% धरातल पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल लगभग 3% ही है। यानी कि पृथ्वी पर 70% भाग पे पानी ही पानी है, लेकिन क्या ये 70% जो पानी है इसमें सिर्फ 3% पानी ही बिना
खारा पानी है, यानी कि जो कि पीने योग्य पानी है वो सिर्फ 3% ही, बाकी का अब जो है पूरा का पूरा पानी वो क्या है, खारा पानी है। सिर्फ 3% पानी का ही हम लोग उपयोग करते हैं पीने के लिए अपने घरों में। अब जानते हैं जल के प्रमुख 2 स्रोत के बारे में। एक होता है धरातली जल, दूसरा होता है भूमिगत जल। अब है धरातली जल के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि धरातली जल संसाधन कौन कौन से होते हैं। धरातली मतलब नदियाँ, तलैया, तालाब इत्यादि, यानी कि धरती के तल, यानी कि ऊपरी जो धरती की सतह होती है, सरफेस, उसके समांतर में जो भी जल के संसाधन, जैसे कि नदी है, तालाब हैं, झरने हैं। झरने तो थोड़ी ऊंचाई पे हो जाते हैं, झरनों को छोड़ दीजिएगा, लेकिन नदी तालाब समझ लीजिएगा, समुद्र भी है। ये सब क्या है, ये धरातली जल के संसाधन हैं, जिनके द्वारा सिंचाई भी की जाती है और अन्य काम भी इससे किए जाते हैं। मैदानी नदियाँ सिंचाई पेयजल के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं, यानी कि मैदानी क्षेत्र में जो नदियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, ये सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी के रूप में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में और प्रायद्वीप पठार से बहने वाली नदियाँ विशेष रूप से जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। यानी कि हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और प्रायद्वीप के जो पठार हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उससे जो नदियाँ बहती हैं, उन नदियों में क्या है, बांध बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। फिर वहाँ पे बांध बना के टरबाइन को लगा के जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब कि आप ये देखिएगा कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके और कृत्रिम संसाधन को बनाया जाता है, यानी कि नदियों, तालाब, नदियों को इस्तेमाल करके टरबाइन द्वारा विद्युत बिजली बनाई जाती है, जो कि मानव निर्मित है। इन नदियों पर विभिन्न बहु परियोजनाएं चलाई जाती हैं। तो क्या है, ये जो नदियाँ हैं, धरातली जो नदियाँ हैं, इन पर क्या बहुत सारी सरकार के द्वारा परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है भूमिगत जल संसाधन। अब जानते हैं भूमिगत जल संसाधन क्या है। भूमिगत जल संसाधन वो संसाधन है जो कि चट्टानों और मिट्टी के माध्यम से रिस कर धरातल की निचली सतह में भंडारित होता रहता है, जमा होता रहता है। तो ये ऐसे जल के संसाधन हैं जिसमें, जो कि आपने देखा होगा, कभी चट्टानों से जो है पानी रिसता हुआ देखा होगा आपने। मिट्टी के द्वारा जो है धीरे धीरे करके जो बारिश होती है, ये कहाँ जाती है, ये मिट्टी में ही ऑब्जॉर्व हो जाती है। मिट्टी इस बारिश के पानी को सोख लेता है। तो ये सारे का सारी पानी, ये बिल्कुल जमीन को जो बिल्कुल निचले सतह, जिसको बोलते हैं पाताल लोक, तो ये क्या है, पाताल यानी कि बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर नीचे, हज़ारों किलोमीटर नीचे, यहाँ तक कभी कभी ये पहुँच जाता है। ये इसी को कहते हैं भूमिगत जल। हम लोग जो हैंडपम्प का इस्तेमाल करते हैं, उस हैंडपम्प के इस्तेमाल से जो हमें पानी मिलता है, वो पानी कहाँ से आता है, वो भूमिगत जल से आता है, यानी कि ज़मीन के बिल्कुल निचले हिस्से से आता है। इसको कहते हैं हम भूमिगत जल। तो और इसमें जो बताया गया है कि जिन चट्टानों में यह जल संग्रहित होता है उन्हें जलीय चट्टानी परत कहते हैं, और जिन चट्टानों में या इसका जो है भंडारण होता है, जहाँ जहाँ ये जल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, उन चट्टानों को क्या कहते हैं, चट्टानी परत, चट्टानी परत। ओके, तो नेक्स्ट है, देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। यानी कि अपने इस देश में पुनः पूर्ति योग्य, यानी कि एक बार फिर से जिस जमीन के नीचे से जो भी जल हमें मिलता है, यानी भूमिगत जल, ऐसे संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर ही हैं। देखा जाए तो ये अभी थोड़ा बहुत ही कम है, जो बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि जब बारिश का पानी, कोई भी पानी जो है, अगर वो भूमिगत जल में नहीं मिलेगा तो फिर आप एक समय बाद देखेंगे कि आपके नल में, हैंडपंप में कहीं भी पानी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो बारिश का पानी है, बारिश भी नहीं हो रही है और कभी कभी कोई भूमिगत जल की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि भूमिगत जल को बचा के रखिएगा। इसमें बताया गया कि कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन का लगभग 40% गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। ये पुनः पूर्ति योग्य यानी कि दोबारा इस्तेमाल करने के लिए भूमिगत जल का संसाधन जो है 40% है, जो कि सबकी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के बेसिनों में पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिंचाई के संसाधनों के बारे में। सिंचाई के संसाधन कौन कौन से हैं आइए जानते हैं, जिसमें कि है कुएँ और नलकूप। कुएँ द्वारा बहुत पहले सिंचाई हुआ करती थी पुराने ज़माने में, अब तो कुएँ के दर्शन ही दुर्लभ हैं। कुएँ मिलते हैं तो सूखे हुए कुएँ मिलते हैं, जो कि किसी काम के नहीं हैं। तो पहले कुएँ से खेती होती थी और अब जो नलकूपों द्वारा खेती होती है, अगर हम इसका कुल मिला के प्रतिशत देखें तो 62% जो है सिंचाई के क्षेत्र में इनका उपयोग होता है, यानी कि नलकूपों द्वारा 62% सिंचाई होती है। अब बात करते हैं नहरों द्वारा, जो कि कस्बों में नहरें होती हैं, सिर्फ नहरें, नदी जो होती हैं, इनके द्वारा क्या है 24% भाग पे सिर्फ सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं तालाबों द्वारा। अभी गवर्नमेंट की योजना आई थी कि हर गांव में एक तालाब, 1 से 5 तालाब होने चाहिए। तालाबों द्वारा सिर्फ और सिर्फ 3% ही सिंचाई होती है। जो अन्य हैं, अन्य भी और भी बहुत सारे हैं, उनके द्वारा 11% सिंचाई होती है। अगर आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस तरह से इनको याद कर लेना है, क्योंकि याद करेंगे तभी इसको लिख पाएंगे। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट है,
कुआं एवं नलकूप सिंचाई। चलिए अब जानते हैं कुआं और नलकूप द्वारा किस तरह से सिंचाई की जाती थी और अब किस तरह सिंचाई होती है। तो देश के कुल सिंचित भूमि के 62% भाग की सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। यानी कि 62% जो सिंचाई होती है पूरे देश में वो किससे होती है? नलकूपों द्वारा और कुएं द्वारा। कुएं तो अब बंद है तो कुएं द्वारा तो नहीं होती, बाकी की नलकूपों द्वारा होती है। वर्तमान में सिंचाई का प्रमुख संसाधन कौन सा है? वो है नलकूप। ठीक है। दूसरा है मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये सिंचाई के प्रमुख साधन है। यानी कि ये जो राज्य आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे की जाती है इन राज्यों में? वो है कुएं और नलकूपों द्वारा। अगर दक्षिण के भारतीय राज्यों की बात करें, साउथ इंडिया जिसे बोलते हैं, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, इन राज्यों में भी कुएं और नलकूपों की द्वारा ही सिंचाई की जाती है। लेकिन वहाँ थोड़ा कम मात्रा में इनका उपयोग किया जाता है क्योंकि वहाँ नदियों और तालाबों, नदियों और नहरों द्वारा ज़्यादा सिंचाई की जाती है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा अगर नलकूपों की संख्या कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो बहुत ही गर्व की बात है कि आपकी एरिया में सबसे ज़्यादा जो है नलकूप पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नहर सिंचाई के बारे में। तो भारत में दूसरे नंबर का जो प्रमुख संसाधन है वो है नहर है, जो कि 24% इसका इस्तेमाल करके सिंचाई किया जाता है पूरे भारत में। और क्या है, उत्तरी भारत में कोमल जलोढ़ मृदा का विस्तार होने के कारण यहाँ नदियों द्वारा, नहरों द्वारा सिंचाई अधिक होती है। यानी कि जो भी कोमल मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है वहीं पे नदियों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है सिंचाई के लिए। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की जो कठोर चट्टान है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कठोरता पाई जाती है, जिस वजह से नहर का निर्माण बहुत ही कठिन होता है। यहाँ पे नहर वगैरह का निर्माण करना बहुत ही कठिन, क्योंकि चट्टानी इलाका ज़्यादा पाया जाता है। तो क्या है, इस स्थिति में इसके विकास सीमित क्षेत्रों में, नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में ही हो पाता है। इस स्थिति पर क्या है, जहाँ पे डेल्टा पाए जाते हैं, नदियों के जो डेल्टा पाए जाते हैं, सिर्फ वहीं पे जो है नहर का इस्तेमाल करके सिंचाई हो पाती है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, इन राज्यों में नहर भी सिंचाई का मुख्य माध्यम है। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर नलकूप और कुएं थे और दूसरे नंबर पर क्या है, नहर, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है। नहरों द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में है। अब नहरों की बात करें, एक तो उत्तर प्रदेश नलकूप के मामले में जीत गया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नलकूप हैं। दूसरे नंबर का जो संसाधन है नहर, नहर के मामले में भी उत्तर प्रदेश विजयी है। यानी कि सबसे ज़्यादा नहरों के द्वारा भी खेती और सिंचाई कहाँ होती है, वो है उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश वाले मौज में। अब बात करते हैं तालाबों के द्वारा सिंचाई के बारे में। तो कुएं, नलकूप और नहर सिंचाई के बाद जो तीसरा जो मुख्य संसाधन है सिंचाई के लिए वो है तालाब। ठीक है। तो क्या है, देश की जो है सिर्फ 3% भाग पे ही तालाबों के द्वारा सिंचाई हो पाती है। और ये सिंचाई कहाँ कहाँ होती है, भारत के जो तमिलनाडु का एरिया है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों में क्या है, तालाब का निर्माण बहुत ज़्यादा किया जाता है और इस वजह से यहाँ पे जो है तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में। यहाँ पे भी तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है, लेकिन इतनी सिंचाई यहाँ पे नहीं की जाती है। तो भारत में तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, वो है तमिलनाडु। इस बार तमिलनाडु जीते गए तालाबों के मामले में। ठीक है। तो यूपी वालों चिंता मत करो, आपके लिए दो जो मुख्य संसाधन हैं उसमें आप ही विजयी हैं। कुछ तो तमिलनाडु वालों, साउथ वालों के लिए भी छोड़ दो। अब बात करते हैं परियोजनाओं के बारे में, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर वर्ष आपकी जो है वार्षिक हाई स्कूल के जो मेन पेपर होता है, एग्जाम्स होते हैं, उनमें पूछा जाता है। तो आपको इसको तो बहुत ही जरूरी पढ़ना है, नहीं तो आप अगर इसको छोड़ेंगे तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। चलिए जानते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, जिसमें है जलीय स्रोतों पर अनेक उद्देशीय परियोजनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ जल के स्रोत हैं, भूमिगत जल हो, ठीक है, या फिर आपका धरातली जल हो, जितने भी जो संसाधन हैं उन पर क्या है, बहुत सारी तरह की परियोजनाएं चलाई जाती है सरकार द्वारा। जैसे कि सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए होता है, बिजली के निर्माण के लिए होता है, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं, पेयजल आपूर्ति, पानी की व्यवस्था के लिए बहुत सी परियोजनाएं चलाई जाती हैं, नौकायन यानी कि नाव चलाने के लिए बहुत सी परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें कि क्या है, मछली पालन का भी जो भी इसमें परियोजना चलाई जाती है, वन्य जीव संरक्षण, वन्य के जीवों का संरक्षण करने के, उनको बचाने के लिए भी बहुत सी परियोजनाएं चलाई जाती हैं, मृदा संरक्षण, मिट्टी को कटान से बचाने के लिए, यानी मृदा अपरदन जिसको बोलते हैं, इसके लिए बहुत सी परियोजनाएं चलाई जाती हैं, पर्यटन, घूमने फिरने के लिए इस बहुत सी तरह की परियोजनाएं चलाई जाती हैं। तो इतनी सारी परियोजनाएं आपने देखा, ये सारी की सारी परियोजनाएं जो है अपने भारत में परियोजनाएं चलाई जाती हैं। इन परियोजनाओं को क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय, जिनके उद्देश्य बहुत सारे हैं, इसलिए इसे कहते हैं बहुउद्देशीय, बहुमान बहुत सारे उद्देश्य। ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि इन सभी को क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं।
अब जानते हैं जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। नेहरू जी जो है बांधों को क्या कहते थे? आधुनिक भारत के लिए मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर। वो ये मानते थे कि इन सारी परियोजनाओं की वजह से ही ग्रामीण क्षेत्र में खेती किसानी हो रही है, ठीक है, इससे कि ग्रामीण की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी खासी चल रही है। ग्रामीण की ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास हो रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं, और नगरीय क्षेत्र जो है, शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी हो रही है, ठीक है, जिस वजह से लोगों को फायदा हो रहा है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी बहुत ही गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में जानते थे। अब बात करते हैं हम भारत की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। यानी कि भारत में जितनी भी नदी हैं उन पे क्या है, कोई ना कोई तरह की, किसी न किसी तरह की बहुत सारी उद्देश्यों वाली परियोजनाएं चलती रहती है, जो कि सरकारी भी हैं, कुछ प्राइवेट भी हैं। आइए जानते हैं इन सारी परियोजनाओं के बारे में, आखिर इन परियोजनाओं को किस तरह से कहाँ पे चलाया जा रहा है। सबसे पहले है दामोदर घाटी परियोजना। तो ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। यानी कि स्वतंत्र होने के बाद, भारत जब स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जो सबसे पहली जो परियोजना चलाई गई थी वो थी दामोदर घाटी परियोजना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर इसको जो है बनाया गया था, इसकी तर्ज पे इसको बनाया गया था, ठीक है। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सब पे बांध बनाया जा सके। जैसे सहायक नदियां हैं, बराकार है, कोनार है, बोकारो है, ये जो नदियां थी इन पे बांध बना के बिजली का उत्पादन करना, इसलिए दामोदर घाटी परियोजना को स्टार्ट किया गया था। इसको दामोदर घाटी परियोजना की जो स्थापना थी वो घाटी निगम के अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत 1948 में की गई थी। यानी 1948 में इस दामोदर घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था, ठीक है। और है, अब बताते हैं इसके बारे में। इस परियोजना का जो विस्तार है वो कहाँ है? झारखंड से लेके पश्चिम बंगाल राज्य में। यानी कि जो परियोजना जो काम, इस परियोजना के तहत जो काम चलता है वो चलता है झारखंड और बंगाल राज्य में। जो नदियां हैं वहाँ पे बांध बनाए जाते हैं इस परियोजना के अंतर्गत। इसकी प्रमुख बांध कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। जैसे कि तिलैया, मैथान, कोनार, पंचेत हिल, ये क्या है? ये दामोदर घाटी परियोजना के मुख्य बांध हैं। और इनके प्रमुख तापगृह, तापगृह मतलब कि जहाँ पे इन बिजली का उत्पादन होता है। आइए उनके बारे में जानते हैं। बोकारो में भी इसका एक तापगृह है, दुर्गापुर में भी है, और चंद्रपुरा में भी इसका एक तापगृह है। तो आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा आखिर कहाँ पे इन तापगृह और कहाँ पे बांध है। अब नेक्स्ट है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, ये सतलज नदी पर इस परियोजना को स्थित किया गया था, ठीक है। और इसका भी बहुत ही ज़्यादा उद्देश्य थे, जिसको कि भाखड़ा नांगल के बांधों का निर्माण किया गया था इसके तहत। यानी कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत भाखड़ा नांगल बांधों का निर्माण किया गया था। और सतलुज नदी पर निर्मित भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यानी कि विश्व में जो सबसे ऊंचा बांध है ना, वो है भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत भाखड़ा नांगल योजना की सतलुज नदी पर बना हुआ है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान इस परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। ये जो राज्य हैं, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है, ये जितने भी राज्य हैं, ये सारे के सारे राज्य इस परियोजना का लाभ लेते हैं, जिससे कि विद्युत की जो संचालन का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे के सारे आते हैं इस परियोजना के अंतर्गत। इनको विद्युत की आपूर्ति की जाती है। अब है नर्मदा घाटी परियोजना। अब जानते हैं नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में। नर्मदा घाटी परियोजना एक अंतर्राज्यीय नदी है। अंतर्राज्यीय मतलब कि राज्य के अंतर्गत पड़ने वाली नदियाँ जो कि एक देश से दूसरे देश को जोड़ती हैं, ठीक है। यानी कि एक देश से लेके दूसरे देश में जो नदियाँ बहती हैं उनको कहते हैं अंतर्राज्यीय नदियाँ, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात से प्रवाहित होती हैं। और ये नदियाँ महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से होकर बहती हैं। इन परियोजनाओं के तहत नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर, यानी कि मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर में, ओमकारेश्वर में, महेश्वर में बांधों का निर्माण किया गया है। नर्मदा नदी पर ही बांध बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर के महेश्वर में बांध बनाया गया है। गुजरात में इस परियोजना के तहत सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। गुजरात में भी जो है इस योजना के अंतर्गत सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये कैसी परियोजना है? मिली जुली परियोजना है, संयुक्त रूप में जो परियोजना का काम करती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र और राजस्थान में। चलिए अब जानते हैं भारत की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में।
ये देखिए दोस्तों, भारत की जितनी भी परियोजना जितनी भी चल रही हैं A to Z, ये आप देख रहे हैं कि लिस्ट है। ये है परियोजनाओं का नाम है, यहाँ पे आप इसकी परियोजनाओं का नाम है, ये है नदियाँ, और ये है लाभान्वित राज्य, यानी कि किस किन राज्यों को इन परियोजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ये लिस्ट आप यहाँ से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो द इटावा अकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आप देख रहे हैं, इस पर आके भी आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी परियोजना है, आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे कौन सी परियोजना पूछ ली जाए इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। जो भी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं थी, जैसे कि नर्मदा घाटी परियोजना, भाकर नगर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ये प्रमुख हैं, ये हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती है, इनको तो जरूर याद करके जाइएगा। बाकी के ये जो हैं छोटे छोटे हैं, इनको भी याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद करने में मज़ा आता है, वह याद तो करना ही पड़ेगा। तो इस लिस्ट को आप एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है।